हम 2020 में खड़े होकर हमें इमरजेंसी की चर्चा इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि 2020 में खड़े होकर भी हमें वही सारे खतरे आज भी नज़र आ रहे हैं जो कि 1975 में थे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जनवरी 2018 में निकल कर बाहर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर, हमें ठीक प्रकार से फैसले नहीं करने दिए जा रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 देता था, आज यदि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कुछ बोले तो आपको तुरंत टारगेट किया जाएगा। जो भी इस सरकार की क्रिटिक हैं उनको पाकिस्तान परस्त, अर्बन नक्सल और इस प्रकार के शब्द उनके लिए गढ़े जा रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं, उनको डीलेजिटिमाइज किया जा रहा है। सरकार अपने मंत्रियों, प्रवक्ता और अपने आईटी सेल और अपने समर्थकों के जरिए उन सभी लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार से भिन्न मत रखते हों। तो क्या डेमोक्रेसी में खतरा नहीं है? डेमोक्रेसी में वही खतरा है जो उस वक्त भी था। दोस्तों नमस्कार। 26 जून 2020 की सुबह में आज हम खड़े हैं। 26 जून 2020 की सुबह शांत है, गुनगुनी धूप खिली हुई है, चिड़ियों की चहचहाहट है। लेकिन आज से ठीक 45 बरस पहले 26 जून 1975 की सुबह ऐसी नहीं थी। 26 जून 1975 की सुबह 8 बजे जब ऑल इंडिया रेडियो से देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को बताया कि देश में आपातकाल लगा दी गई है, तो देश में एक भय का माहौल, एक अशांति का माहौल, एक ऐसा माहौल बन गया कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। दोस्तों ठीक 45 बरस के बाद जब आज हम उस एक घटना को याद करते हैं तो हमें उस घटना के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। यदि कोई समाज अपने अतीत से नहीं सीखता है तो उसका भविष्य जो है वह सुनहरा नहीं हो सकता। दोस्तों मैं मधुकर मृणाल आज आपके सामने इमरजेंसी, आपातकाल के विषय में बात करना चाहता हूं कि इमरजेंसी जो 26 जून 1975 को देश में लगी उसके क्या कारण थे, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई और इमरजेंसी के बाद की क्या घटनाएं हैं, और जब मौजूदा दौर में हम लोग 2020 में खड़े हैं तो हमारे लिए उस 1975 के इमरजेंसी के क्या मायने हैं। तो हम शुरू कहाँ से करें? 1975 की एक घटना को समझने के लिए हमें 1970 में जाना होगा, क्योंकि इमरजेंसी जो थी या आपातकाल किसी एक दिन का विषय नहीं था। वह 1970 से लेकर 1975 तक की जो भी घटनाक्रम हुई देश में, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वो न्यायिक तौर से हो, उन सभी घटनाओं का एक मिला जुला असर जो है वो हम इमरजेंसी के रूप में देखते हैं। समाज किस प्रकार इन घटनाओं से गुजरते हुए इमरजेंसी की ओर जाता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम को समझा जाए कि 1970 से 1975 के बीच में हमारे देश के राजनीतिक घटनाक्रम में ऐसे क्या क्या हुए जिसने इमरजेंसी की तरफ देश को मोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम किया। आपको चुनाव 1970 का याद होगा जिसमें कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक मेजॉरिटी बनकर उभरती है। 1970 के चुनाव में जहां विपक्ष इंदिरा गांधी को हटाने की बात करता था, वहीं पर इंदिरा गांधी कहती थी कि विपक्ष इंदिरा हटाओ का नारा दे रहा है, मैं कहती हूं कि गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का यह नारा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि इंदिरा गांधी की एक बहुत ही मेजॉरिटी के साथ वापसी हुई सत्ता में, क्योंकि वो पहले भी प्रधानमंत्री थी 1966 से 1970 के समय में। 1971 में कांग्रेस ने 352 सीटें जीती और एक बड़ी राजनीतिक और मजबूत पार्टी बनकर उभरी। लेकिन क्या एक बरस पहले जो कांग्रेस टूटी थी, कांग्रेस ओ में और कांग्रेस आई में, उसका प्रभाव जो था कांग्रेस पे नहीं ज़्यादा असर पड़ा और कांग्रेस जो है एक मेजॉरिटी पार्टी बनकर उभरी। उस वक्त कांग्रेस बहुत ही ताकतवर थी और विपक्ष आज की ही तरह बिल्कुल नगण्य। उस विपक्ष के पास मुश्किल से 50 से 60 MP भी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के पास 352 MP थे जो लॉ, जो कानून वह पास कराना चाहे वह करा सकती थी संसद में। ठीक इसके बाद उसी साल 1971 के दिसंबर महीने में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है वो बांग्लादेश की वजह से होता है, जो कि उस वक्त ईस्टर्न पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और उस पर पश्चिमी पाकिस्तान का कब्जा था। वहाँ पर लोगों पर काफ़ी जुल्म ढाए जाते थे, जिसके खिलाफ मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहाँ पर एक मुक्ति संग्राम चल रहा था, जिसका समर्थन भारत ने किया। और उस समर्थन की वजह से पाकिस्तान और भारत के रिश्ते खराब हुए और पाकिस्तान ने दिसंबर 1971 पर भारत पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से भारत को युद्ध में जाना पड़ा। तो दोस्तों 1971 का युद्ध कई मायनों में ऐतिहासिक युद्ध था। एक उस ऐसे नेतृत्व की क्षमता के बारे में बता रहा था कि जो पहले देश की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी, उसके नेतृत्व में देश पहला युद्ध लड़ रहा था। आज़ादी के मुश्किल से 20 से 25 बरस गुजरे थे और हमारे पे ऊपर 65 के बाद एक और युद्ध आन पड़ा था।
दोस्तों 71 की लड़ाई हमने जीती और बांग्लादेश एक अलग राज्य बन गया, एक अलग राष्ट्र बन गया। बांग्लादेश के उस युद्ध के दौरान करीब करोड़ों लोग भारत में प्रवासी के तौर पर आए और उस प्रवासी को हमने हृदय से स्वागत किया, उनका रख रखाव किया, उनको भोजन करवाया, उनके लिए अलग अनेक सुविधाएं दी। तो ठीक इसके बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। 1972 में देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो राजस्थान हो। इन सभी चुनावों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करके एक तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री किया। इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने बिहार और पंजाब के विधानसभाओं को भंग कर वहां भी चुनाव कराए और वहां पर भी उनको जीत हुई। तो 1972 का एक ऐसा साल था जब तमिलनाडु को छोड़कर लगभग भारत के हर एक छोटे बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इससे हमें साफ पता चलता है कि कांग्रेस 1970, 71, 72 के दशक में किस प्रकार मजबूत थी। सांगठनिक तौर पर हो ना हो वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन जो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स है, जो हमारा संसदीय राजनीति है, उसमें वह जरूर मजबूत थी। 71 की लड़ाई के बाद जिस प्रकार इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, अन्य राज्य जीते उन्होंने, ठीक उसके बाद 1973 से एक घटनाक्रम शुरू होती है जिसमें उनकी लोकप्रियता जो है वह कमतर होती चली जाती है। उसके बहुत से अलग कारण है, क्योंकि 1971 में जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो समाज का गरीब से गरीब तबका वो भी उनके साथ जुड़ा, लेकिन 73 आते आते उस नारे का हवा हवाई हो गया। उस नारे के साथ जनता अपने आप को ठगा महसूस करने लग गई। अब मैंने राजनीतिक पहलू पर बात कर ली है, अब मैं आर्थिक पहलू पर बात करना चाहता हूँ। आर्थिक पहलू क्या थे उस वक्त देश में? 1973 आते आते देश में महंगाई बढ़ गई थी, अलग अलग खाद्यान्नों के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, काला बाजारी अपने चरम पर थी। लेकिन इन सब का क्या कारण था? इन सब का कारण ये था कि 1972-73 में मानसून लगातार 2 बरस जो हैं वह खराब हुआ, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में सूखे की हालात बन गए। सूखे के हालात बनने के कारण रूरल इकोनॉमी, जिसको हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसमें एक बहुत गिरावट देखी गई, जिसमें जहां डिमांड जो था बिल्कुल कम हो गया। जब रूरल इकोनॉमी में डिमांड बहुत कम हुआ तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट हुई तो बहुत से लोगों की नौकरियां जाने लगी, कई कारखाने बंद होने लग गए। ठीक उसी दौरान 1972-73 में ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में काफ़ी 4 गुना, लगभग 4 से 5 गुना वृद्धि हो गई। उस वृद्धि की वजह से भारत के राजकोष पर काफ़ी असर पड़ा। उस राजकोष में घाटा होने लगा और भारत का जो फॉरेन रिजर्व था, विदेशी मुद्रा था, उसमें भी काफ़ी कमी आने लग गई। इन सब के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में धरने, प्रदर्शन, हड़ताल, स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें होने लग गई। बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई, भूखमरी कई लोगों को होने लग गई, खाद्यान्नों के दाम बढ़ गए, खाद्यान्न कई लोगों को मिल नहीं पा रहे थे। इन सभी कारणों की वजह से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जो है वो कमतर होती चली गई। और उसके अलावा जो है वो करीब करोड़ लोगों का भरण पोषण जो बांग्लादेश लड़ाई के बाद हमारे देश में आए थे, तो इसने भारत के राजकोष पर काफ़ी ज़्यादा असर डाला, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था एक तरीके से लड़खड़ा गई। तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने का सीधा सीधा असर ये हुआ कि आम जन उससे प्रभावित हुए, और आम जन जब प्रभावित हुए तो उन लोगों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल करनी शुरू कर दी, धरने करने शुरू कर दिए। हर रोज़ आए दिन ऐसी खबरें आने लग गई, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो डिटेरियोरेट होते चला गया। तो क्या ये कारण थे इमरजेंसी की तरफ जाने का? एक कारण हो सकता है ये भी इमरजेंसी की तरफ जाने का। लेकिन अब हम आगे जाकर एक न्यायिक व्यवस्था की समीक्षा करते हैं कि जुडिशियल तरीके से क्या चीज़ें चल रही थी। जुडिशियल तरीके से भारत सरकार और जुडिशरी, इन दोनों में कन्फ्रंटेशन काफ़ी ज़्यादा थी। भारत सरकार यानी कि कांग्रेस पार्टी उन दिनों में अपने आप को समाजवादी धड़े की मानती थी, वो समाजवादी सिद्धांतों पर चलने की बात करती थी। 1969 के अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने आप को समाजवादी घोषित कर दिया कि हम समाजवादी सिद्धांतों पर चलते हुए सत्ता में काम करेंगे। लेकिन 1970, 1971 के दौरान जो भी सरकार ने फैसले लिए, उनमें 2 महत्वपूर्ण फैसलों की हमें बात करनी चाहिए, चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे वो प्राइवेट पर्स की बात हो, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और प्राइवेट पर्स। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक में सरकार ने 14 कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने के बाद जो उन कमर्शियल बैंकों के जो लोग थे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीत जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है इंदिरा गांधी सरकार के उस फैसलों को पलट देती है। ठीक इसी प्रकार जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त बहुत सारे रजवाड़े थे। उन रजवाड़ों को भारत में विलय करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जब साइन कराया सरदार पटेल ने, तो उनसे कुछ बातों का
कुछ प्रोमिसेस किए उन्होंने। उन प्रोमिसेस में ये था कि आज़ादी के बाद जो है उनको कुछ पेंशन, कुछ भत्ते, कुछ अच्छे अनेक अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने उन प्राइवी पर्स, जिसे प्राइवी पर्स अंग्रेजी में कहते हैं, उसको भी पलट दिया और कहा कि नहीं, सरकार जो है ऐसा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देगी। इस मुद्दे पर भी वो सारे राजा कोर्ट चले गए और उस कोर्ट में जाके वो केस जीत जाते हैं और सरकार इसमें भी हार जाती है, इस फ्रंट पे भी। तो कॉन्फ्रंटेशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंदिरा गांधी चाहती थी जुडिशरी पे कंट्रोल करना। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, कमिटेड जुडिशरी, यानी कि जो सरकार फैसला करे उस सरकारी फैसले को जुडिशरी जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई पलटे ना, ताकि सरकार सुचारू रूप से चल सके और वो अपने आप की जो उन्होंने छवि बनाई थी कि प्रो पुअर, गरीब की सरकार, तो वो छवि बरकरार रह सके और वो काम चलता रह सके। लेकिन ऐसा तो डेमोक्रेसी में होता नहीं है। तो उन दोनों के बीच जो कन्फ्रंटेशन बना, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वजह से एक ऐसा माहौल बनता है जो हमें इमरजेंसी की ले जाता है। दोस्तों, गुजरात नव निर्माण आंदोलन को जाने और बिहार आंदोलन को जाने बिना इमरजेंसी की कहानी अधूरी है। गुजरात नव निर्माण आंदोलन जो कि 1974 में शुरू होता है, इसका कारण क्या था गुजरात नव निर्माण आंदोलन को शुरू होने में? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इकोनॉमिक सिचुएशन पे जो है देश जो है एक अलग ही स्थिति में जा रहा था, जहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं थे, खाने की सामान की आपूर्ति पूरे ठीक तरीके से नहीं हो पा रही थी, जहाँ आपूर्ति हो रही थी वहाँ पे दाम बहुत ज़्यादा थे। तो इन सब चीज़ों से लोग जो है काफ़ी परेशान हो गए थे। इसके बाद 1974 के जनवरी महीने में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में है, वहाँ के छात्रों ने मेस के बिल और हॉस्टल फीस बढ़ने के कारण हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल को आम लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया और यह पूरे गुजरात में फैल गया। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, चिमन भाई पटेल जो है मुख्यमंत्री थे। चिमन भाई पटेल ने उस आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन छात्र और उग्र हो गए और 25 जनवरी 1974 को वहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई, जिसमें 100 से अधिक जो हैं लोग मारे गए। उसके बाद केंद्र सरकार पर काफ़ी दबाव बना कि उस सरकार को बर्खास्त किया जाए, चिमन भाई पटेल की सरकार को बर्खास्त किया जाए। और फरवरी के महीने में केंद्र सरकार उस दबाव से झुकती है और चिमन भाई पटेल की सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देती है। लेकिन गुजरात नवनिर्माण आंदोलन ने देश को एक ऐसी अलख दिखाई कि जिसको भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेताओं ने उसको उस लॉ को आगे बढ़ाया। और इसकी सबसे बड़ी बानगी हमें बिहार में देखने को मिलती है। बिहार में अब्दुल गफूर की कांग्रेस की सरकार थी। 1974 के मार्च महीने में वहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी। उनकी मांगे थी कि दाम कम होने चाहिए, छात्रों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, और इस मांगों को लेकर वो 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा के घेराव पर चले गए, विधानसभा को घेर लिया। अब्दुल गफूर की सरकार ने ठीक उसी तरीके से उन छात्रों का दमन किया जैसे 1974 के जनवरी महीने में चिमन भाई पटेल की सरकार ने नवनिर्माण आंदोलन के छात्रों का दमन किया था। उसी दमन में आज के कई सारे नेता जो हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी है, पहले राज्यों के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उन सभी लोगों को जेल भेजा गया। उस वक्त लालू प्रसाद यादव छात्र नेता थे, सुशील कुमार मोदी छात्र नेता थे, नीतीश कुमार छात्र नेता थे, रविशंकर प्रसाद छात्र नेता थे, रामविलास पासवान छात्र नेता थे। इन सभी लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको मीसा कहा जाता है, इन सब के अंतर्गत जो है वो जेल में भर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को ये बात अच्छी नहीं लगी। जी, जयप्रकाश नारायण, वही गांधीवादी विचारक, वही गांधीवादी व्यक्ति जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन वह सक्रिय राजनीति से दूर भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें इंदिरा गांधी की इन दमनकारियों नीति, भ्रष्टाचार, उनके तानाशाही रवैयों 2-3 वर्षों से देख रहे थे, तो उनको वह सारी चीज़ें ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मैं छात्रों का समर्थन करता हूं, और छात्र उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन का नेतृत्व चाहते हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व आप करें। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मैं नेतृत्व तो करूंगा, लेकिन उस नेतृत्व की बुनियादी शर्त ये होगी कि उस आंदोलन में हिंसा का कोई भी स्थान ना हो। जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया। जयप्रकाश नारायण बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में गए, वहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित किया, लोगों को इंदिरा गांधी सरकार और बिहार सरकार के रवैये के बारे में जानकारी दी, और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण यहीं नहीं रुके। जयप्रकाश नारायण बिहार से बाहर निकलते हैं और अलग अलग राज्यों में जाते हैं और वहाँ पर लोगों को संबोधित करते हैं और लोगों से समर्थन पाते हैं, क्योंकि लोग पहले से ही बहुत सारी परेशानियों के दौर से गुजर रहे थे। तो जयप्रकाश नारायण में उन्हें एक ऐसा नेता दिखा जिसके पास नैतिक बल था। नैतिक बल इसलिए था क्योंकि उन्होंने जब 1947 में नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कही, उस वक्त भी उन्होंने उस कुर्सी के लिए कहा कि नहीं, मैं कुर्सी की राजनीति नहीं करूँगा।
मैं समाज में शुचिता चाहता हूँ, मैं समाज में भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहता हूँ। इन सब के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और इन सब के लिए ही मेरा जीवन समर्पित है। लेकिन 71, 72, 73, 74 की घटनाओं ने उनको इतना प्रभावित किया कि उन्होंने 74 में जाकर उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। लेकिन दिसंबर 1974 आते आते आंदोलन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। आंदोलन, बहुत सारे लोग जो उनके समर्थन में थे, बहुत सारे छात्र छात्राएं अपने क्लासरूम की तरफ लौट गए और आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर होता चला गया। लेकिन 12 जून 1975, जी 12 जून 1975 एक ऐसा ऑक्सीजन इन विपक्षी दलों और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में लेकर आई, जिसको इमरजेंसी को समझने के लिए वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जगमोहन लाल सिन्हा बेंच ने इंदिरा गांधी को अपदस्थ कर दिया, यानी उनको 1971 के चुनाव में रायबरेली में वह जीती थी, 1 लाख वोटों के अंतर से जीती थी। तब उस वक्त जो हारे व्यक्ति थे सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भ्रष्ट आचरण का सहारा लेकर चुनाव जीता है, और उन सभी दोषों में उनको दोषी माना गया। और 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा ने उन्हें दोषी करार दिया और कहा कि 6 साल तक वो कोई पद पे बनी नहीं रह सकती और उनको इस्तीफा देना होगा। 12 जून 1975 एक ऐसा दिन था जब कांग्रेस पार्टी में मायूसी थी। इंदिरा गांधी अपने एक सफदरजंग मार्ग में बैठी हुई थी और उनके बहुत सारे समर्थक उनसे मिलने के लिए आते हैं। वह चाहती थी कि वह इस्तीफा दे दूं और इस सारे मसले को यहीं पे ख़त्म कर दूं, लेकिन उनके समर्थक और ख़ास करके उनके छोटे बेटे संजय गांधी, उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप इस्तीफा नहीं देंगी। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे तौर तरीके अपनाए। बहुत से लोगों को भीड़ की शक्ल में लाया गया, हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से डीटीसी की बसों में भर भर के लाया गया और उनको लगा, इंदिरा गांधी को दिखाया गया कि जनता आपके साथ है, आपको इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 जून 1975 का दिन इमरजेंसी को समझने में एक महत्वपूर्ण दिन है, और इस इमरजेंसी की तरफ भारत जब जा रहा था तो उसमें 12 जून 1975 की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन 8 से 10 दिनों के भीतर में इस प्रकार का माहौल देश में था कि अलग अलग फिर से प्रदर्शन चालू हो गए, फिर से आंदोलन होने लगे। अपोजिशन, विपक्ष ने सरकार से यानी कि इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी संजय गांधी के मना करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। विपक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को दिल्ली बुलाया। जयप्रकाश नारायण तब पटना में थे। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को हम लोग एक बहुत बड़ी सभा करेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान में, और हम चाहते हैं कि उस आंदोलन का, उस सभा का नेतृत्व आप करें। जयप्रकाश नारायण शुरुआत में इससे झिटके। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही हमें आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष ने कहा कि नहीं, हमारे पास यह मौका है और हमें 25 जून को एक रैली करनी पड़ेगी। जयप्रकाश नारायण दिल्ली आते हैं और 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली होती है। रैली में हुजूम उमड़ पड़ता है। कहा जाता है ऐसा कि 5 लाख लोग उस रैली में जुटे थे। उस रैली में जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की एक लाइन बोली थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और लोगों ने इतनी तालियां पीटी कि ऐसा लग रहा था कि मानो हुजूम जयप्रकाश नारायण के साथ एक बहाव में चल रहा है। और 25 जून की जब यह घटना हुई, जब 25 जून के दिन रामलीला मैदान में रैली हुई, तो बातें चल रही थी, और ख़ास करके जो इंदिरा गांधी के 4-5 विश्वस्त लोग थे, उनमें संजय गांधी, आर.के. धवन और बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे, ये सब उनके सलाहकार थे, उनके मित्र थे। उन्होंने कहा कि देश इस प्रकार के वातावरण में जा रहा है, उसमें हमें इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। इमरजेंसी, आंतरिक इमरजेंसी। 1971 के युद्ध के बाद देश में बाहरी इमरजेंसी लगी हुई थी, लेकिन आंतरिक इमरजेंसी का सुझाव जो है सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को दिया। इंदिरा गांधी पहले शुरुआत में इससे झिटकी, लेकिन उन्होंने बाद में उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है कि हम इसको लगा देते हैं। संविधान के आर्टिकल 352, 352 का इस्तेमाल करके इमरजेंसी लगा दी गई। 25 जून 1975 की रात को इमरजेंसी लगा दी गई। रात के 3 बजे तक सुबह क्या भाषण देना है इंदिरा गांधी, उसके बारे में चर्चा करती रही सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ से। और सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग होती है। उससे पहले इमरजेंसी लग चुकी थी, कैबिनेट को कोई भनक नहीं थी। और सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग में इंदिरा गांधी अपने कैबिनेट के लोगों को बोलती हैं कि देश में आपातकाल लगा दिया गया है। और 15 लोग तकरीबन उस मीटिंग में मौजूद थे, और उन 15 लोगों में किसी ने चूंकि आवाज़ भी नहीं की कि क्यों आपने इमरजेंसी लगाई है, क्या देश में और कोई विकल्प नहीं था इमरजेंसी के अलावा। लेकिन इंदिरा गांधी से सवाल पूछने की हैसियत में कोई नहीं था, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा और उस कैबिनेट फैसले पर दस्तखत कर दिए।
लेकिन उस सुबह के 6 बजे के घटना से पहले उस 12 बजे रात से 6 बजे के बीच में बहुत सारे घटनाक्रम हो चुके थे। जेपी जो कि रैली करके लौटे थे और दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में थे, वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया रात के 2 बजे के करीब और संसद मार्ग थाना ले आया गया। जो भी विपक्ष के नेता थे, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मोरारजी देसाई हो और कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट लोग जैसे कि चंद्रशेखर, इन सभी लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह जफर मार्ग जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर ज़्यादातर प्रेस का दफ्तर वहाँ पर है। रात में बिजली काट दी गई वहाँ की सुबह, ताकि अखबार ना निकल सके। इसके बाद सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संबोधन होता है। प्रिय भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने देश में आपातकाल लगा दी है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के संबोधन में यह कहती हैं। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि वो सारी घटनाएं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर न्यायिक हो, उन सभी घटनाओं का ही फल जो है वो इमरजेंसी के रूप में हमें देखने को मिलता है। इमरजेंसी को समझने में इन सभी घटनाओं का अपना एक योगदान है। लेकिन जब 26 जून की सुबह इमरजेंसी का ऐलान होता है, उसके बाद का भारत कैसा था, यह 19 महीनों तक इमरजेंसी चलती है। उस बीच में क्या क्या होता है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इंदिरा गांधी के पास असीम ताकत आ गई, विपक्ष सभी जेल में पहुंच गया था, कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला था नहीं। तो इस दौरान संजय गांधी जो है एक अलग पावर सेंटर के तौर पे उभरे। कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया, जिसमें गरीबी उन्मूलन, गरीबों को घर दिलाना, फूड प्राइसेस को कम करना, ये सारी चीज़ें मौजूद थी 20 सूत्रीय 20 पॉइंट प्रोग्राम में। लेकिन इसके उलट संजय गांधी ने अपना एक 5 पॉइंट का प्रोग्राम अलग चलाया, जिसमें पेड़ लगाना, दहेज को नहीं, शादी में दहेज नहीं लेना, नसबंद, फैमिली प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें जो थी वो मौजूद थी। लेकिन सभी चीज़ों को छोड़ के नसबंदी पे ज़्यादा, फैमिली प्लानिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके लिए चूँकि भारत के अलग अलग राज्यों में ज़्यादातर कांग्रेस की ही सरकार थी, अलग अलग मुख्यमंत्री को कोटे दिए गए कि आपको इतना करना है, आपको इतना करना है, आपको इतना करना है। तो कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री थे वो अब सीधा का सीधा संजय गांधी को रिपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि संजय गांधी की नज़रों में उनकी छवि जो है वो और अच्छी हो। इसके लिए अगर उनको 5 लाख का टारगेट दिया जाता था, तो वो उस 10 दिन या 15 दिन के अंतराल में 10 लाख करके देते थे, ताकि उनकी छवि जो है उनके नज़रों में और मजबूत हो और सुदृढ़ हो। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा समाज में एक भय का माहौल फैल जाता है। समाज एक अफरा तफरी के दौर से गुजरने लगता है। शुरुआत में सामान्य लोगों को इमरजेंसी के बारे में पता नहीं था। उन्हें लगता था कि अब ट्रेनें समय पर चल रही हैं, सरकारी ऑफिसर दफ्तर अपने समय पर आ रहे हैं, उनसे बातचीत ठीक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, 5 महीने 6 महीने बीतते हैं, तो ये सारी घटनाएं होने लग जाती हैं। इस दौरान, इमरजेंसी के दौरान, सरकार ने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है और आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी देता है। इन सबको सस्पेंड कर दिया। यानी कि आर्टिकल 21 को सस्पेंड करने का मतलब था कि अगर पुलिस, यानी कि सत्ता का प्रतीक है पुलिस, अगर पुलिस चाहे तो आपको गोली मार सकती है और आप उस पुलिस पे कोई ना मुकदमा होगा और आप कोई अपील नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 जब फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन हमें देता है, इसका मतलब है कि आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सारे अखबार उस वक्त सरकार के कहे हिसाब से चीज़ों को छाप रहे थे। उस वक्त 1-2 ही अखबार ऐसे थे जो कि सरकार से टकरा रहे थे। उनमें से रामनाथ गोयनका का इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो स्टेट्समैन हो। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ा सेक्शन मीडिया का वो नतमस्तक हो गया, जिसके लिए बाद में लाल कृष्ण आडवाणी एक बहुत ही फेमस लाइन बोलते हैं कि मीडिया वॉज आस्क्ड टू बेंड बट दे क्रॉल्ड। यानी कि मीडिया को तो सिर्फ झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन मीडिया रेंगने लगा। इमरजेंसी के दौरान पुलिस ने बहुत बर्बरता दिखाई। जो भी कहीं पर भी प्रदर्शन करता, उस पर लाठी चार्ज होता था, उनको जेल में बंद कर दिया जाता था और उसके साथ वहाँ पे ठीक तरीके से सलूक नहीं होता था। इमरजेंसी के उस 19 महीने में एक देश में ऐसा माहौल बन गया है कि सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक मूल्य ध्वस्त हो गए और अब सिर्फ एक पार्टी, एक व्यक्ति की सरकार जो चाहे वो कर सकती है, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन उस 19 महीने की स्याह रात के बाद एक ऐसी सुबह आती है 18 जनवरी 1977 को, जब इंदिरा गांधी कहती है कि ठीक है, अब मैं इमरजेंसी हटाती हूँ और हम चुनाव की तरफ जाते हैं। इन चुनाव में कांग्रेस थी और कांग्रेस के सामने कोई उस प्रकार से विपक्ष था नहीं। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पे सभी विपक्ष पार्टियों ने एक जनता मोर्चा बनाया, जनता पार्टी का गठन किया और चुनाव में उतरते हैं। और मार्च में 1977 में जब चुनाव होता है तो उसमें जनता पार्टी की
बहुमत आती है, जनता पार्टी की मेजॉरिटी आती है, वो 298 सीट जीतते हैं और कांग्रेस 152-153 सीटों पर सिमट जाती है। कांग्रेस का मुख्य सीट जो है वो दक्षिण भारत से आता है। उत्तर भारत और मध्य भारत में कांग्रेस का लगभग सुफड़ा साफ हो जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर निकलती हैं और जनता पार्टी की सरकार आती है। वह एक अलग विषय है कि जनता पार्टी की सरकार भी 2 से ढाई वर्षों के बाद में वो बिखर जाती है और फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर से 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी होती है। तो पूरे इमरजेंसी के दौर को हमने समझा कि इमरजेंसी के लगने के क्या क्या कारण थे, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुई। अब हमें जब 2020 में हम 45 बरस पुरानी बात कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हम आज 2020 के 26 जून में खड़े होकर 1975 के 26 जून की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इमरजेंसी का खतरा हमेशा बना रहता है। आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, बाद में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं जनता पार्टी की सरकार में, उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान किए जिसमें इमरजेंसी लगाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन 45 बरस में चीज़ें करने का तरीका बदल जाता है, चीज़ों को देखने का तरीका बदल जाता है, चीज़ों को समझाने का तरीका बदल जाता है। पिछले 10-15 सालों में जिस प्रकार मीडिया का विस्तार हुआ, जिस प्रकार हमारा पॉलिटिक्स जो है वो करप्ट हुआ है, उन सभी में आज हम 2020 में खड़े होकर हमें इमरजेंसी की चर्चा इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि 2020 में खड़े होकर भी हमें वही सारे खतरे आज भी नज़र आ रहे हैं जो कि 1975 में थे। पिछले 6 वर्षों का यदि आप विश्लेषण करें, पिछले 6 वर्षों को यदि आप ठीक प्रकार से देखें तो आपको देखेंगे कि तो वो इमरजेंसी के बहुत सारे तत्व जो है समाज में, सरकार में और शासन में आज भी विद्यमान हैं। मैं कई सारे आपको उदाहरण दे सकता हूं। यदि आप बहुत क्लोजली स्टडी करें पिछले 6 वर्षों में संवैधानिक संस्थाओं को, तो आप घोर निराशा होगी आपको। संवैधानिक संस्थाएं दरकिनार कर दी गई हैं। संवैधानिक संस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, CIC, CVC, CAG, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। आपने 5 या 6 वर्षों में इनका कोई रोल ठीक प्रकार से देखा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जनवरी 2018 में निकलकर बाहर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर, हमें ठीक प्रकार से फैसले नहीं करने दिए जा रहे हैं। तो इसको हम सिर्फ पक्ष और विपक्ष के तौर पर नहीं देखते हैं, ये डेमोक्रेसी के खतरे के तौर पर इसको देखना चाहिए कि 4 वरिष्ठ जज जिनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, वो बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, केसों का आवंटन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो वह एक बहुत बड़ी बात है और समाज के जागरूक प्रहरियों को इस विषय में गंभीर चिंतन करना चाहिए। पिछले 6 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उन्होंने CIC, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमीशन, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इन सब का कोई रोल ही दिखाई नहीं देता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, जिसके रिपोर्ट्स पे 2012-2013 में पार्लियामेंट में खूब हंगामे होते थे, जहां कोल्ड स्कैम की बात निकल के आई थी कि 1,76,000 करोड़ का स्कैम होता है और बाद में वो 2014 में वो सरकार का चली जाती है। लेकिन CAG का कोई रोल ही नहीं निकल पाता, ना उसकी कोई रिपोर्ट पे उस गहन तरीके से चिंतन होता है, ना कोई विमर्श होता है। पार्लियामेंट में कुछ हो नहीं रहा है। पार्लियामेंट की ही आप अगर देखें तो पार्लियामेंट में विपक्ष नगण्य है। वो अब किन कारणों से नगण्य है वो एक दूसरा विषय है, लेकिन विपक्ष ठीक प्रकार से ना अपनी बात कह पा रहा है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 देता था, आज यदि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कुछ बोले तो आपको तुरंत टारगेट किया जाएगा। जो भी इस सरकार की क्रिटिक हैं उनको पाकिस्तान परस्त, अर्बन नक्सल और इस प्रकार के शब्द उनके लिए गढ़े जा रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं, उनको डीलेजिटिमाइज किया जा रहा है। सरकार अपने मंत्रियों, प्रवक्ता और अपने IT सेल और अपने समर्थकों के जरिए उन सभी लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार से भिन्न मत रखते हों। तो क्या डेमोक्रेसी में खतरा नहीं है? डेमोक्रेसी में वही खतरा है जो उस वक्त भी था। उस वक्त भी आलोचना इंदिरा गांधी को बर्दाश्त नहीं थी, आज भी आलोचना नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं है। उस वक्त तो मीडिया को झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन वो रेंगने लगी थी। लेकिन आज के दौर में तो मीडिया खुद ही नतमस्तक हो गई है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग, चाहे वो अंग्रेजी मीडिया हो, हिंदी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो सरकार के सामने नतमस्तक है। अब अंग्रेजी मीडिया और हिंदी मीडिया में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। 4 से 5 मुद्दे हैं, उसी पर पूरे साल बहस होती है। जन सरोकार के मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। किसान स्क्रीन से गायब है, मजदूर स्क्रीन से गायब है, सामान्य लोग स्क्रीन से गायब है, मिडिल क्लास स्क्रीन से गायब है, उनकी परेशानियां गायब है। लेकिन 4-5 मुद्दों ने बड़े पैमाने पर उस स्पेस को ले रखा है। उनमें से पाकिस्तान हो गया, एक चीन हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, मुसलमान हो गया, हिंदू हो गया। तो क्या देश इस प्रकार से चलेगा? देश इस प्रकार से चलता नहीं है। आप पिछले 5-6 सालों का अध्ययन करेंगे, RTI एक्ट जो कि इतने मुश्किल से सिविल सोसाइटी ने लड़कर हासिल किया, RTI एक्ट में संशोधन करके उसको कमज़ोर कर दिया गया।
यह भी एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। डेमोक्रेसी कोई एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी बनता है, बिखरता है और फिर से बनता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन यदि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक बहुत बड़े वर्ग को, एक बहुत बड़े नागरिक वर्ग को इस भ्रम में डाल दिया जाए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, और आप सवाल अगर ही पूछोगे, वो सवाल चाहे आपकी नौकरी का हो सकता है, सवाल आपकी दैनिक जीवन से हो सकता है, या आप किस प्रकार का भारत चाहते हैं उससे रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आप अगर सवाल पूछेंगे तो आपको डिलेजिटिमाइज कर दिया जाएगा। चाहे वो आपको गालियां दी जाएंगी, चाहे आपको पाकिस्तान परस्त कहा जाएगा, चाहे वो अर्बन नक्सल कहा जाएगा। तो डिसेंट के लिए इस मौजूदा दौर में कोई स्पेस नहीं है, और जहां डिसेंट नहीं होगा वहां लोकतंत्र कभी फल फूल नहीं सकता। हम समाज के तौर पे जड़ होते चले जा रहे हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए हमेशा खतरा है। तो दोस्तों, 26 जून 2020 की सुबह जब हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें 1975 के 26 जून से सीखना चाहिए, उन घटनाक्रमों से सीखना चाहिए, और सतत सरकारों पर निगरानी रखनी चाहिए। यदि आपने निगरानी हटा ली तो सरकार कब लोकतांत्रिक तरीकों से ही लोकतंत्र को ख़त्म करने पे आमदा हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आपको पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी, और वो पूरा का पूरा लोकतांत्रिक ढांचा, लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक मूल्य ध्वस्त हो चुके होंगे। तो दोस्तों, मैं मधुकर मंडाल, मैंने कोशिश की आपसे इमरजेंसी के बारे में बात करने की। इमरजेंसी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। कुलदीप नैयर, जो कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, 2018 में उनका देहांत हुआ, उन्होंने इमरजेंसी के ऊपर काफ़ी लिखा है। इमरजेंसी इनसाइड स्टोरी करके उनकी एक किताब है। फिर प्रधानमंत्री सीरीज़ आता था 2014 के आसपास, उस पे जो इमरजेंसी के ऊपर एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं। बहुत से लेख लिखे जा चुके हैं, बहुत से स्कॉलर्स का डिस्कशन हो चुका है। तो इमरजेंसी की, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस था, उसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी पीढ़ी का जन्म नहीं हुआ था। हमारी जो पुरानी पीढ़ी, यानी कि हमारे पिताजी वाली पीढ़ी जो है, वो भी मुश्किल से 8 साल 10 साल के रहे होंगे, तो उनको भी ज़्यादा इस बारे में ज्ञान नहीं है। तो इमरजेंसी के बाद लगभग 2 पीढ़ी ऐसी निकल चुकी है जिसको इमरजेंसी के बारे में पता नहीं है। और जब समाज का इतना बड़ा वर्ग यदि किसी एक बड़ी घटनाक्रम से अछूता रहे, तो समाज कभी भी गलत दिशा की तरफ जा सकता है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए व्यक्ति ही उस समाज को, उस लोकतंत्र को ख़त्म करने पर आमदा हो सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।